थोड़ा सा इशू तो है। तो लाइट का थ्रो उतना दमदार नहीं है जितना होना चाहिए था, बट स्टिल अगर हम इसकी हैवीनेस की बात करें तो उतनी ज़्यादा हैवी नहीं लगेगी जैसे एक प्रॉपर बोनट बहुत हैवी है। मतलब साइज छोटा होने के बावजूद भी भाई बोनस फील होती है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि रेनो अपने बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। जुगाड़ वाला ये डोर मिल जाता है जिससे कि आप कुछ इस तरीके से ओपन एंड क्लोज करोगे, जो कि थोड़ा सा चीप रहता है। मतलब मुझे लगता है कि यार आज की तारीख में इस जो पहले आती थी 800 कुछ वैसी स्टाइल का, ये भी बहुत अजीब तरीका है, पता नहीं क्यों है, बट है तो क्या कर सकते हैं भाई। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा दबा दबा सा आपको लग रहा है इस तरीके से। तो अगर ऐसे किसी ने सीट कर ली तब तो बहुत दिक्कत आने वाली है। हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑटोक्राफ्ट। और दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसी कार हमारे पीछे खड़ी है जो कि मिडिल क्लास की पसंद है और स्पेशली अपने कंफर्ट और स्पेस के लिए जानी जाती है। 7 से लगभग 7.25-8 लाख से इसकी प्राइस रेंज शुरू हो जाती है। और ऐसे में रेनो ट्राइबर कितनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहती है, कितनी स्पेशियस रहती है और कितनी फीचरफुल रहती है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बातें करेंगे। दोस्तों मेरे पास जो खड़ा है वो है रेनो का बेस मॉडल, रेनो ट्राइबर का बेस मॉडल, जिसका यहाँ पर हम पूरा रिव्यू करेंगे, वॉक अराउंड करेंगे और देखेंगे कि भाई क्या खास है आपके लिए इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑटोक्राफ्ट को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके का मजेदार कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों हो सकता है वॉइस का डिस्ट्रप्शन थोड़ा बहुत इस वीडियो में आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आफ्टर एडिटिंग मैं थोड़ा चीज़ों को ठीक ठाक कर दूं, बट थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ सकता है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट की। तो दोस्तों गाड़ी का अगर लुक की बात करी जाए तो मेरी हाइट है लगभग 5'2" के आसपास, और ऐसे में मेरी हाइट के हिसाब से ये गाड़ी एकदम परफेक्ट है लुक वाइज देखा जाए। बहुत ज़्यादा आपको एकदम कंफर्ट जैसा लगेगा, मतलब देखने में बहुत कॉम्पैक्ट जैसी लगेगी। और साइज वाइज देखी जाए तो उतनी हैवीनेस आपको फील नहीं होगी जितनी ज़्यादातर एसयूवीज में होती हैं। और ये एसयूवी है भी नहीं, ये एक सूडो 7 सीटर एमपीवी है जिसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल बॉनेट का जो साइज है वो थोड़ा सा आपको छोटा नजर आएगा, बट इसके बावजूद स्टिल ये गाड़ी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, यानी कि गाड़ी बहुत मजबूत है, इसमें आप डाउट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको रेनो का बड़ा सा लोगो देखने को मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आपको ब्लैक में आपको जो है ग्रिल देखने को मिल जाती है। इसके जो अपर वेरिएंट्स आते हैं तो उसमें आपको क्रोम वर्क भी देखने को मिल जाएगा ग्रिल में, बट बेस मॉडल है तो थोड़ा सा आपको लुक में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप निचले हिस्से में गौर करेंगे तो यहाँ पर आपका फॉग लैम्प का स्पेस होता है, और फॉग लैम्प यहाँ पर अभी नहीं है, इसे आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं। निचले हिस्से में आपकी ये नंबर प्लेट रहती है। गाड़ी लगभग 1 से 1.5 महीना पुरानी है। ओनरशिप मतलब जो इनके ओनर है उन्होंने अच्छी खासी इस गाड़ी को इस्तेमाल भी किया है, और ऐसे में थोड़ा बहुत डेंट एंड स्क्रैचेस आना तो बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नीचे आपको स्किड प्लेट दे रखी होती है, दे भी रखी होती है कि नहीं दे रखी होती है, तो यहाँ पर स्किड प्लेट आपकी रहती है लेकिन हल्की सी छोटी सी रहती है जो कि आपकी ब्लैक कलर में रहती है। नीचे भी आपको ग्रिल देखने को मिल जाएगी। और बात करते हैं यहाँ पर अगर हम इस हैलोजन हेडलैम्प्स की, तो ये देखने में बहुत कॉमन से लग रहे हैं और कॉमन रहते भी हैं। मेरे को जनरली जब मैंने इस गाड़ी को रात में ड्राइव किया तो मुझे लगा लाइट का थोड़ा सा इशू तो है, तो लाइट का थ्रो उतना दमदार नहीं है जितना होना चाहिए था, बट स्टिल बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप सिटी के अंदर ड्राइव करते हैं तो बहुत बेस्ट है। हाईवे के लिए थोड़ा बहुत इशू हो सकता है इन हैलोजन हेडलैम्प्स के साथ। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपका ये रहता है फ्रंट का लुक। आपका यहाँ पर वॉशर दे रखा होता है जो कि बोनेट में दे रखा होता है, और बोनेट में वॉशर देना मतलब मारुति सुजुकी का तो समझ में आता था, बट यहाँ रेनो को थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए और इसे थोड़ा सा हाइड करके देना चाहिए। वाइपर्स आपके यहाँ पर डुअल वाइपर्स दे रखे होते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, अगर क्योंकि बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो कॉस्ट कटिंग, या इनफैक्ट मैं रेनो की ही बात करते हैं तो वो सिंगल एक बड़ा सा वाइपर दे देते हैं, बात खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको डुअल वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं और आपको काफ़ी चौड़ी सी विंडशील्ड देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये तो इसका फ्रंट रहता है। जो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पर व्हील आर्च में देखने को मिल जाते हैं जिसे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज अगर इस गाड़ी की साइड लुक की बात करी जाए तो मैंने बताया था कि इसकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है और ये चीज़ देखने में अच्छी लगती है, इस गाड़ी को कॉम्पैक्ट बनाती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं लुक को इन्हेंस भी करती है। अगर हम इसकी हैवीनेस की बात करें तो उतनी ज़्यादा हैवी नहीं लगेगी जैसे एक प्रॉपर एमपीवी लगती है, फिर वो चाहे इसकी कॉम्पिटिटर अर्टिगा हो या फिर
इसी सेगमेंट में आप किया कि कैरेंस भी बोल सकते हैं, वो भी एक एमपीवी सेगमेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसका जो साइज़ है ओवरऑल देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, बट अगर आप देखोगे तो बैक सेक्शन से थोड़ा सा ही दबी सी नज़र आती है। 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के बावजूद भी ये चीज़ लगी है कि थोड़ा सा इसकी लंबाई और इसे खींच दिया जाता है, तो थोड़ा सा व्हील बेस बढ़ा देते या कुछ भी कर देते तो कंफर्ट भी अंदर और बढ़ जाता और कहीं ना कहीं गाड़ी बल्की लगती। लेकिन ओवरऑल लुक इसका काफ़ी अच्छा है। डोर की बात करी जाए यहाँ पर, तो अगर आप देख पा रहे होगे, इसका जो डोर रहता है वो यहाँ पर आपका क्रोम फिनिश देख रहा है हैंडल में, लेकिन क्रोम नहीं मिलता है, ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको प्लास्टिक हैंडल्स ही देखने को मिलेंगे। डोर की बात करते हैं तो डोर देखने में मतलब अगर हम इसे ओपन करेंगे तो हैवीनेस फील होती है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि रेनो अपने बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, फिर वो चाहे थोड़ा बहुत फीचर कट कर दे या चीज़ें कट कर दे, बट इसका डोर कहीं ना कहीं ठीक रहता है। अच्छी चीज़ ये है कि मैं अभी इसका देखिए डोर बंद करके आपको दिखाता हूँ, तो जो थर्ड साउंड है वो बहुत प्यारी लगती है सुनने में। एक बार मैं फिर से इस चीज़ को करके दिखाता हूँ, तो गाड़ी की जो हैवीनेस है वो आपको फील होगी। हाँ, ये चीज़ ज़रूर होती है कि जब गेट बंद करते हो तो वो गाड़ी हिल जाती है, तो ये कहीं ना कहीं एक लगता है कि थोड़ा सा गाड़ी का वेट का इशू हो सकता है, वेट थोड़ा सा इसका हल्का हो सकता है। इसके बावजूद भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके मिरर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर साइड ORVMs की बात करते हैं, तो ये आपके प्लास्टिक फिनिश में आते हैं। और अगर आप चाहो तो इसे बाद में क्रोम में थोड़ा कवर करा सकते हो, जो कि ऑब्वियसली देखने में अच्छा लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे को तो ये ब्लैक ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें जो प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है वो बहुत अच्छा है। साथ ही आपके मैनुअली एडजस्टेबल होते हैं, यहाँ पर आपको डंडी वो जो एक नॉब होती है वो भी नहीं दे रखी होती है, आपको नॉर्मल उंगली से इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट रहता है जिसे कि आपको गौर करना पड़ेगा, बट कोई नहीं, एक बजट सेगमेंट गाड़ी है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो चलता है। अगर हम इसके विंडो साइज़ की बात करें तो मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि एमपीवी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपका अंदर बैठने के बाद बाहर का लुक कैसे आता है, और विंडो साइज़ मेरे को नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा नज़र आया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अंदर बैठने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होगी। जनरली अगर मैं एसयूवीज़ की बात करता हूँ तो थोड़ा सा छोटा होता है, एमपीवीज़ में जो आपकी विंडो होती है वो बड़ी होती है। यहाँ पर अगर आप ड्राइवर साइड देखोगे तो ये भी काफ़ी आपको वाइड देखने को मिल जाता है, इसका वाइड ओपन है। और यहाँ पर अगर आप मिड रो की बात करोगे तो ये भी काफ़ी वाइड रहती है साइज़ के हिसाब से। यहाँ पर इस पॉइंट को आपको गौर करना होगा कि ये साइज़ के हिसाब से रहती है। बैक वाला आपका थोड़ा छोटा रहता है, जो कि सभी में रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लुक में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ग्रे कलर में अच्छी लगती है, आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस में मिल जाती है। मैं आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से अगर आप उसे चेक कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर क्लैडिंग की बात करते हैं निचले हिस्से की, तो यहाँ पर आपको क्लैडिंग नहीं देखने को मिलती है, प्लास्टिक क्लैडिंग नहीं रहती है, आपका बॉडी कलर ही होती है। अगर आप चाहो तो क्रोम में या फिर प्लास्टिक में जैसे भी चाहो बाद में इंस्टॉल करवा सकते हो, जो कि एक आपका अपनी पर्सनल चॉइस है। चलिए व्हील्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों व्हील्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको डिटेल्स दे रखी होती है। 165/80R 14 इंचेस के आपको जो है टायर देखने को मिल जाते हैं। 14 इंच के टायर मिलने की वजह से ग्राउंड क्लियरेंस भी आपका अच्छा खासा हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात रहती है। बाकी टायर आपके थोड़ा सा प्रोफाइल इसकी थोड़ी सी मतलब पतली रहती है, जो कि थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है, बट स्टिल आपका कंफर्ट अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी बात, माइलेज बहुत अच्छा निकलेगा। ब्रेक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फ्रंट के व्हील्स में तो आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है दोनों ही टायर्स में, और बैक वाले हिस्से में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा भी माना जाता है, लेकिन अगर चारों में डिस्क देखने को मिलती तो और भी ज़्यादा बेहतर होता, बट स्टिल दोनों ही चीज़ें बेहतर हैं। गाइज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके रूफ रेल वाले हिस्से की, तो यहाँ पर आपको रूफ रेल देखने को तो मिल जाती है, लेकिन ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन है, जिससे कि अगर आप चाहो तो कंपनी से भी करवा सकते हो और आप बाहर से भी करवा सकते हो। बट सलाह यही है कि अगर आपका बजट अच्छा है तो आप कंपनी से करा लो, बेस्ट रहेगा। बट अगर आप बाहर से कराते हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। एमपीवी सेगमेंट में एक चीज़ बहुत मैटर करती है, वो है आपका कंफर्ट, और कंफर्ट आता है व्हील बेस से। इस गाड़ी में आपको 2755 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है, जो कि एमपीवी सेगमेंट को देखते हुए बहुत सही है। तो गाइस अगर इस गाड़ी के बैक लुक की बात करी जाए तो यहाँ पर जो आपको स्पॉइलर वाला पोजीशन दे रखी होती है, यहाँ पर स्पॉइलर तो आपको नहीं मिलता है। अगर आपको आफ्टर मार्केट अवेलेबल मिल जाए तो आप लगा लीजिए, वैसे कोई उतना ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लाइटिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर चूंकि बेस मॉडल है तो यहाँ पर वाइपर और डिफॉगर की आप उम्मीद ना ही करें तो बेहतर है। अगर आप चाहें तो आफ्टर मार्केट ये भी लगवा सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, वो तो बनी बात रहेगी। यहाँ पर आपको ट्राइबर की बैजिंग देखने को मिल जाती है, मतलब सॉरी रेनो की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और ट्राइबर की बैजिंग आपकी नीचे की तरफ रहेगी, और ये आपकी नंबर प्लेट रहेगी। रेनो की बैजिंग यहाँ पर रहेगी, और प्यारे प्यारे से ये आपको बैक लैंप्स देखने को मिल जाती हैं। एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली वो है कि यहाँ पर जो आपका बैक कैमरा इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर नीचे की तरफ है, जिससे कि आफ्टर मार्केट किया गया है। अगर आप चाहें तो शायद ये एक स्पेस मुझे लगता है
शायद ये वॉशर के लिए है या कैमरे के लिए, मेरे को कंफर्म नहीं है, आप कमेंट करके बताना कि क्या है। बाकी कैमरा यहाँ पर भी लगाया जा सकता था और यहाँ पर आपका ये तो दे ही रखा है। तो ये चीज़ रहती है। पार्किंग सेंसर आपको 3 देखने को मिल जाएंगे, हाँ 3 ही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि मुझे लगता है बेस मॉडल में बहुत नेसेसरी भी होता है और एक बिगनर ड्राइवर के लिए पार्किंग सेंसर बहुत हेल्पफुल होते हैं। पर्सनली मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे को तो काफ़ी पसंद आता है और मिलने भी चाहिए। ये चीज़ रहती है। ये जो बम्पर आपका रहता है ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन है, जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एक बार चलते हैं बैक पर है तो बूट स्पेस की भी बात कर लेते हैं। गाड़ी को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा। तो गाइस बूट कैसा रहता है, हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया गया है। वेट वाइज देखा जाए तो ठीक रहता है, मतलब मजबूती है, मान के चल सकते हैं। अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन में प्राइस के सेगमेंट को देखते हुए आपका ये जो डोर है वो काफ़ी हैवी है। चलिए बात करते हैं अंदर की। तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक फिनिश देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर कोई लैंप की व्यवस्था नहीं दिख रही है मेरे को। और अगर आप देखोगे तो 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर और ये आपकी सीट्स देखने को मिल जाती है। एक बार इन्हें फोल्ड कर लेते हैं। वैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपको 84 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ आपका रहेगा। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है बट नो इशू। और अगर आप देखोगे, अगर आपको ज़्यादा सामान रखना है तो आप इन्हें फोल्ड कर सकते हो इजीली, जो कि कुछ इस तरीके से फोल्ड होती है। और मेरे को पर्सनली थोड़ा सा कम पसंद आई है ये चीज़ की, मतलब कुछ इस तरीके से फोल्ड होता है, बट नो इशू। आप यहाँ पर अपना सामान वगैरह इजीली रख सकते हो। और यहाँ पर बैक पे हैंड रेस्ट भी दे रखे होते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लैंप यहाँ पर नहीं दे रखी है, जो कि एक थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। बाकी सीट बेल्ट्स भी हैं आपकी और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें। टूल किट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर आपकी रहेगी। और जैक भी आपको सीट के नीचे देखने को मिल जाता है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो भाई इसका बूट रहता है, जिसे कि आप यूज़ कर पाओगे अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो ड्राइवर का कुल मिला के बैक एरिया तो ये रहता है। एक बार दूसरी तरफ जाकर देखते हैं। तो गाइज ये गाड़ी का अदर एंगल रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और देखने में बहुत सिंपल सी नज़र आती है ये गाड़ी, कॉम्पैक्ट सी नज़र आती है। और फ्यूल लीड जो रहती है वो उस तरफ रहती है और इसमें आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। ये गाड़ी आपको मल्टीपल कलर ऑप्शन में देखने को मिलती है। और चलिए बात करते हैं इंजन की एक बार। तो गाइज बोनेट को ओपन करते हैं। भाई बोनेट बहुत हैवी है, मतलब साइज छोटा होने के बावजूद भी भाई बोनेट का जो हैवीनेस है वो आपको फील करेगी जब आप इसे ओपन करोगे। मतलब इसे बोलते हैं कि भाई 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग अगर इसने अचीव की है तो कहीं ना कहीं बॉडी में मजबूती आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए पहले बोनेट को ओपन करते हैं और इसे भाई किधर फंसाना होगा। तो इस इंजन की बात करते हैं तो इसमें आपको 1000 सीसी का ये इंजन देखने को मिल जाता है रेनो की तरफ से। और पर्सनली लोग बताते हैं माइलेज तो ये इंजन बहुत अच्छा निकाल देता है। इनफैक्ट लोग इसे ट्रैवल्स में भी चलाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इसकी साउंड आपको इरिटेट करेगी। अगर आप बाहर से इसकी साउंड सुन रहे हो तो ये इंजन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है। और कहीं ना कहीं जब आप इसमें 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ इस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हो तो थोड़ा सा अंडर पावर भी ये इंजन नज़र आता है। तो बाकी ओवरऑल अगर आप 5 सीटिंग के साथ यूज़ कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और सिटी में और हाईवे में दोनों में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ, चाहे वो सिटी हो या फिर हाईवे हो, दोनों में ही ये गाड़ी आपको अंडर पावर फील होगी। और हाँ, इंजन की साउंड ये एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा है इसका, जो कि मैं मतलब क्लियरली आपके सामने बोल देता हूँ कि ये गाड़ी आवाज़ बहुत करने वाली है। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अंदर क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। और चूंकि प्राइसिंग मैंने बताई थी 7 लाख के आसपास से शुरू होती है। बाकी एग्जैक्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा या फिर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि प्राइसिंग वगैरह इस गाड़ी की क्या चल रही है। लेकिन इसे आप कंफर्म करिएगा क्योंकि टाइम्स के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसको आप चेक कर लीजिए। चलिए गाड़ी के अंदर पहले चलते हैं। चलिए एंट्रेंस देखते हैं कि भाई कैसा है इसका। तो भाई डोर तो काफ़ी अच्छा ओपन होता है। मुझे लगता है कि अगर किसी की अच्छी खासी हेल्थ होगी तो वो भी इजीली एंटर कर जाएगा बिना किसी परेशानी के। चलिए अंदर चलते हैं। तो गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और सबसे पहले बात करनी होगी यहाँ पर भाई ड्राइवर साइड डोर के बारे में। चूँकि इसके आपको अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाते हैं। मेरे पास ये जो वेरिएंट है वो है बेस वेरिएंट, और ऐसे में भाई यहाँ पर जो डोर मिलता है बेहद सिंपल मिलता है, प्लास्टिक फिनिश में मिल जाता है। और यहाँ पर आपको केवल 2 पावर विंडोज़ देखने को मिलेंगी जिन्हें कि आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको पावर विंडो देखने को नहीं मिलती है और मैनुअल वाला एडजस्टमेंट मिलता है, जो कि बहुत चीप लगता है। और आज की तारीख में इस तरीके से शीशा ओपन करना मुझे नहीं लगता ठीक ठाक। साथ में यहाँ पर आपका लॉक इन अनलॉकिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं और सेंटर लॉकिंग इसमें आपको नहीं दे रखी है, जिसे कि आपको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराना पड़ेगा। और अगर आप लॉक करने वाला सिस्टम देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कुछ ये जो पहले आती थी 800 कुछ वैसी स्टाइल का। ये भी बहुत अजीब तरीका है, पता नहीं क्यों है, बट है तो अब क्या कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। आपको यहाँ पर बॉटल होल्डर वगैरह मिल जाता है, अम्ब्रेला तो आप क्या ही रखोगे यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्पीकर्स का डमी देखने को मिला है, लेकिन आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर ओनर ने 4 स्पीकर का सेट लगवा लिया है, जिसकी वजह से आपको साउंड वाउंड सुनने को मिल गई है। बाकी
कंपनी फिटेड नहीं था यहाँ पर। चलिए और अंदर चलते हैं, बात करते हैं भाई अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल गई हैं। और सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये प्यारी सी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एमआईडी देखने को मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील रहता है, बहुत स्मूथ रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ये एक डिजिटल कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए सेमी डिजिटल कह लीजिए कि यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल गया है, जहाँ पर आपका आरपीएम मीटर यहाँ पर एलईडी बेस्ड होगा। जो एमआईडी होगी वो आपका एलईडी मतलब यहाँ पर आपकी डिस्प्ले बेस्ड होगी, जहाँ पर आप ट्रिप ए बी और कितने किलोमीटर चल गई है सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इसे आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक दे रखा होता है जो कि फ्यूल और टेम्परेचर के लिए रहता है। साथ ही छोटे छोटे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पर एलईडी फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। और अच्छी चीज़ यहाँ पर ये होने वाली है कि आपको एक डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है जो कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। रेनो की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको हॉर्न देखने को मिल जाते हैं। एयर बैग्स की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको 2 एयर बैग्स देखने को मिल गए हैं चूंकि बेस मॉडल है। और ऐसे में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं एयर बैग्स। यहाँ पर आपको हॉर्न देखने को मिल गया है। बाकी यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, यहाँ पर आपके स्विचेस हैं आपका लाइट वगैरह के लिए और इंडिकेटर्स के लिए। और यहाँ पर आपके वाइपर कंट्रोल्स लेफ्ट साइड पर दे रखे होते हैं। यहाँ पर की बात कर लेते हैं तो की आपको बेहद सिंपल सी ही देखने को मिली थी यहाँ पर। और आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन के बाद ही यहाँ पर जो है ये रिमोट वगैरह देखने को मिल गया है। बाकी यहाँ पर कंपनी से केवल आपको ये लोहे की मिलती है और एक रेनो वाला एक प्लास्टिक का एक बॉडी मिल जाती है जिससे कि लगा होता है, मतलब आपको ये सब बाहर से ही लगवाना पड़ेगा। ये चीज़ देखने को मिल जाती है जो जिसमें कि आपको यहाँ पर चाबी लगी हुई देखने को मिल जाती है लोहे की। तो ओवरऑल ठीक है, बट आप बाहर से लगवा लेते हो 3-4 हज़ार रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे इसके लिए, बट कोई इशू नहीं। आपको एसी देखने को मिल जाता है यहाँ पर। फ्रंट एसी रहेंगे 4, 1, 2, 3, 4। बाकी बैक पर रियर पर कोई भी एसी नहीं है और थर्ड रो पर भी कोई भी एसी नहीं है। ये आपका वही रहेगा, वाइजर रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक एलईडी लैम्प देखने को मिल जाती है जिससे कि जो कि आपकी येलो कलर में जलती है। साथ ही एलईडी लैंप नहीं है, ये आपकी नॉर्मल बल्ब वाली ही लैंप है। और यहाँ पर आपको ओआरवीएम आईआरवीएम देखने को मिल जाता है जो कि डे नाइट नहीं है, सिंपल वाला ही है। और बाकी अगर आप बात करोगे डैशबोर्ड एकदम सिंपल सा नज़र आ रहा है। ये जो डिस्प्ले लगी हुई देखने को मिलती है आपको टॉप मॉडल में तो मिल जाती है, बेस मॉडल में ये डिस्प्ले आपको बाहर से लगवानी पड़ेगी। तो डिस्प्ले फीचर्स के बारे में तो क्या ही बात करें, चूँकि वो तो एक आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन है। यहाँ पर आपको हैज़ार्ड लैम्प के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आपका बूट लॉक एंड अनलॉक होता है। और यहाँ पर आपके ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एसी यहाँ पर मैनुअल आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पर ये आपको नॉब्स दे रखी होती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका फ़ैन कंट्रोल रहता है और ये आपका एसी हीटर कंट्रोल रहता है। ये एक छोटा सा स्पेस होता है जहाँ पर आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। और चार्जिंग की अगर नीचे बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का डीसी सॉकेट मिल जाता है जहाँ पर आप ऐसा कुछ इस तरीके का चार्जर लगाकर आप इसे यूज़ कर पाओगे। थोड़ा सा चीप लगता है बट काम चलाना पड़ेगा। गियर लीवर की भी बात कर ही लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है और रिवर्स गियर आपका कुछ इस तरीके से उठाकर लगने वाला है। और अगर आप इस जगह को देखोगे तो ये काफ़ी नीचे रखी गई है। हैंड रेस्ट का सपोर्ट यहाँ पर नहीं रहेगा। मैनुअल आपका यहाँ पर ये हैंड ब्रेक रहती है और साथ ही साथ यहाँ पर आपके कप होल्डर्स रहते हैं और ये कुछ स्पेस रहेगा जिससे कि आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर सामान वगैरह रख सकते हो। ये स्पेस तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, बट हैंड रेस्ट हो जाती है तो काफ़ी अच्छा रहता है और लॉन्ग ड्राइव्स में ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है। मैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में और भी बात करूंगा। एक बार चलते हैं ग्लव बॉक्स के बारे में बात करते हैं। पूरा प्लास्टिक रहता है यहाँ पर। ग्लव बॉक्स यहाँ पर मेरे को अच्छी चीज़ें लगी है, बहुत ही ज़्यादा डीप देखने को मिल गया। बहुत सामान आप इसमें रख सकते हो, फिर वो चाहे आपका नॉर्मल कोई भी सामान आप इसमें रख पाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जाकर, इससे बंद कर लेते हैं पहले। आपका अदर जो साइड का डोर रहता है उसमें भी आपको कुछ नहीं दे रखा होता है, एकदम ड्राइवर साइड जैसा ही रहता है। सो गाइज यहाँ पर ये रहती है हमारी मिड रो और मिड रो में एक बार बैठ के देख लेते हैं। चूँकि गाड़ी थोड़ी सी गंदी लग रही है, मैंने साफ भी नहीं कराई थी, बट कोई नहीं, काम चलाना है तो चला ही लेते हैं। गेट खुला रखते हैं ताकि हवा भी आती रहे, गर्मी का मौसम है। और सीट कवर, सबसे पहले सीट कवर पे नज़र डालते हैं जो कि कहीं ना कहीं इंटीरियर को मैच कर रहे हैं, बट ये आफ्टर मार्केट है। मैं आपको फिर से बता दूँ, इस गाड़ी में लगभग 30 से 40 हज़ार का काम हुआ रखा है। फिर चाहे वो सीट कवर हो, एक्सेसरीज हो, सेंटर लॉकिंग हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो तो अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं बाद में एक पूरी एक्सेसरीज़ की वीडियोस बना दूंगा। लेकिन हम यहाँ पर आपको अलग अलग करके बताते हैं कि भाई कहाँ क्या है। तो लुक यहाँ पर फैब्रिक आपका पूरा सीट्स रहती हैं जिस पे आपको इस तरीके का कवर आप डलवा सकते हो, आराम से 7-8 हज़ार में पड़ जाएगा। 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैटिंग वेटिंग आपको सब बाहर से करानी पड़ेगी, उसमें वो सीन रहता है। बाकी डोर्स की बात करें तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से आपको देख ही लोगे कि एकदम देसी जुगाड़ वाला ये डोर मिल जाता है, जिससे कि आप कुछ इस तरीके से ओपन एंड क्लोज करोगे, जो कि थोड़ा सा चीप रहता है। मतलब मुझे लगता है कि यार आज की तारीख में इस तरीके का डोर, इस तरीके का जो फिनोमिना है डोर ओपन करने का, कौन यूज़ करना चाहेगा। बाकी कंफर्ट की चलिए बात करते हैं।
सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई ये सीट्स पीछे जाती हैं, हाँ बिल्कुल चली जाती हैं, तो मतलब कंफर्ट तो आपको अच्छा मिल जाएगा। और मेरी हाइट कम है तो मेरे को तो कंफर्ट मिल ही जाता है, बट जिनकी हाइट ज़्यादा है हो सकता है उनका ये थोड़ा सा दिक्कत कर जाए, या थाई सपोर्ट मुझे लगता है थोड़ा सा कम रहता है कि मतलब ये मतलब थोड़ा और कोजी सीट्स होती तो मज़ा ही आ जाता। एक चीज़ तो रहेगी जो कि आपको गर्मी के मौसम में परेशान करेगी, वो ये रहेगी कि जब आप एसी ऑन करोगे, आप फुल पावर रखोगे, तब तो आपको मिड रो पे अच्छी खासी हवा आएगी, आपको कंफर्ट मिलेगा। बट अगर एसी धीमा हुआ है तो फिर आपको हो सकता है यहाँ पर गर्मी लगे, और थर्ड रो वाले के तो और भी बुरे हाल होने वाले। तो इस कंडीशन में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा एक रूफ माउंटेड मिल जाता है, कुछ ऐसा मिल जाता है, यहाँ पर लगा हुआ देखने को मिल जाता तो बात अलग होती। लेकिन हाँ, इसके अपर वेरिएंट्स में शायद मिड रो पे एसी है, और थर्ड रो पे तो किसी भी वेरिएंट में नहीं है, स्कॉर्पियो में नहीं है मेरी, तो अब उसकी बात ही क्या, खैर क्या ही करी है। तो चलिए ठीक है, बात करते हैं आगे कि भाई यहाँ पर आपको हेडरेस्ट देखने को मिल गया है, जो कि अच्छे लगते हैं देखने में, आप अपने हिसाब से इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। मैं भी सोच रहा हूँ एडजस्ट कर ही लूँ से। और बाकी पीछे एक बार पीछे भी चल ही लेते हैं। तो भाई कुछ इस तरीके से इसका एंट्रेंस ओपन होगा। ये सीट थोड़ी सी आगे रहती है, कुछ इस तरीके से ये आपकी वन टच टम्बल हो जाएगी, गाड़ी गंदी है, और ये वाली सीट थोड़ी आगे है, बट मैं चलिए ऐसे ही एंटर कर लेता हूँ। ओ ओ बैठ लेता हूँ भाई अंदर। थोड़ा सा तो तंग है स्पेस, और मेरी तो हाइट कम है, तब मेरे को तंग लग रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी। मतलब ये सीट सिर्फ ऐसी है कि इसमें बच्चे ही बैठ सकते हैं, बाकी उनके लिए तो कुछ नहीं है। अगर मैं एक बार बंद कर दूँ इसको तो भाई ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा दबा दबा सा आपको लग रहा है इस तरीके से। तो अगर ऐसे किसी ने सीट कर ली तब तो बहुत दिक्कत आने वाली है। बट बच्चे बैठ सकते हैं, और हमारे जैसे हाइट वाले भी बैठ सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं, ये एक रहेगा। बाकी अंदर सफोकेशन है, एयर फ्लो कैसा रहेगा वो तो मेरे को नहीं पता है, बट एसी होना चाहिए था मुझे लगता है यहाँ पर। अभी तो बढ़िया गरम गरम हवा चल रही है लू वाली, तो पसीना आ रहा है, उस पर लू लगेगी तो ठंडा ही लगेगा, एसी जैसा मज़ा आएगा। बट दिक्कत तो करेगा अगर आप पीछे वाली सीट पे बैठते हो। बहुत कम स्पेस है, और लंबे लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। 6 फीट वाले तो सोचे भी ना यहाँ पर आने का, मैं तो 5'2" हूँ, उसके बाद भी ये हाल है। तो ये रहता है। बाकी ओवरऑल सिटिंग स्पेस मिला है, इसीलिए इसको स्यूडो 7 सीटर बोला जाता है, तब प्रॉपर 7 सीटर ना बोलकर। तो चलिए कोई नहीं है, 7 सीटिंग मिल गई, 7 सीटर है, नाम है, जगह बहुत है। मिड रो के लिए तो बहुत बेस्ट है कि जगह आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, आप कंफर्टेबली बैठ पाओगे। सीटिंग का क्या है, नंबर सपोर्ट वगैरह तो सब बढ़ जाता है, अगर आप अच्छे कवर लगवा लो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी जो लेग स्पेस है वो आगे ठीक ठाक ही है, बट यहाँ पे नहीं है, जो कि थोड़ा गौर करने वाली बात है। चलिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पर, और बाहर निकलने के लिए आपको कुछ इस तरीके से वन टच टम्बल यूज़ करना पड़ेगा। वन टच टम्बल तो अच्छी चीज़ है, कहीं ना कहीं आपको अच्छा रहेगा जब आप इस्तेमाल करोगे, ज़्यादा दम नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन बाहर आने के लिए आपको दम लगानी पड़ेगी, और थोड़े बहुत धक्के भी हो सकता है आपको लग ही जाए। बच्चों के लिए तो बहुत सही है, कोई डाउट ही नहीं है, बट बड़ों के लिए कितना ठीक है मेरे को नहीं पता। आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि भाई ट्राइबर को यहाँ पे सुधार करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, या आपको ठीक लगता है, आपको ओके ओके लगता है। तो गाइस ये एक गाड़ी का रिव्यू रहता है ओवरऑल, और मैंने इसे जितना इस्तेमाल किया है, थोड़ा बहुत चलाया है, तो मुझे तो ठीक ठाक लगती है। और इस प्राइस सेगमेंट में ये जो कार आपको मिल रही है, एक वैल्यू फॉर मनी मैं तो इसे मान के चलता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, आपकी फैमिली में 5 या 6 लोग हैं, 7 की मैं बात नहीं करता, 6 लोग तक हैं, तो ये गाड़ी परफेक्ट सोल्यूशन है। उसका रीज़न ये है, स्पेस मिड रो में आपको अच्छा खासा मिलता है, नहीं 5 लोग आराम से बैठ जाएंगे, प्लस छठवा अगर कोई बच्चा है तो वो पीछे एडजस्ट हो जाएगा एक बंदा, प्लस आप ढेर सारा सामान रख सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो पीछे की सीट्स हैं वो 50-50 स्प्लिट होती है, यानी कि अगर एक बंदा बैठा है तो दूसरी सीट फोल्ड करके आप सामान रख सकते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं है, तो कोई ट्रैवल करने के दौरान, मतलब ट्रैवल पर्पज़ लॉन्ग राइड्स पर ये बहुत बेहतर आपके लिए रहेगी। तो आप कमेंट करके बताना ये कार आपको कैसी लगी है। इसके बारे में अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी पूरी डिटेल देने की मैंने कोशिश की है, थोड़ी बहुत कमियां जो होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वारी सॉल्व करूँगा, क्योंकि अपने घर की ही गाड़ी है, तो जितनी वीडियोज़ आप कहेंगे उतनी बना देंगे, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी रहेगा इस गाड़ी के साथ, तो वो भी मैं आपसे टाइम्स के साथ डिस्कस करता चलूँगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।